इसके अलावा समाजवादी पार्टी के एक जिला अध्यक्ष महोदय कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आ गई तो मुस्लिमों के पेशाब से चिराग जलवाऊंगा। ये कौन कह रहा है? सपा के बिजनौर के जिला अध्यक्ष। हमारे जहन में बाबरी मस्जिद है, ये कौन कह रहे हैं? सिर्फ ओवैसी नहीं कह रहे हैं, शफीकुर रहमान बर्क भी कह रहे हैं। और तो और जयपुर में जाके रैली करते हैं महंगाई पे और भाषण देते हैं राहुल गांधी जी हिंदू और हिंदुत्व पे। फिर आरोप हमारे ऊपर है कि हम मुद्दा ला रहे हैं। जनाब, ऐसा है कि यूपी में सब चुनाव अलग अलग कारणों से लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी जिसकी की जमीन खिसक रही है उसे अपनी खिसकती हुई जमीन बचानी है। बहुजन समाज पार्टी की जमीन चली गई है, उसे अपनी जमीन तलाशनी है। कांग्रेस पार्टी को सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है और ओवैसी जी जैसे नेता हैं जिनको सिर्फ आग लगानी है और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनानी है। ठीक है, ठीक है, पक्ष आपने रखा। ओवैसी जी लंबी फेरिस्त है उनके पास भी इल्जामों की, चाहे वो अयोध्या से हो, चाहे वो बयानों से हो, चाहे वो जिन्ना से हो, या फिर वो वीडियो भी आपका जिसमें आपने कहा कि अब की बार मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे। लोग बार बार इस बात को कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव है, राजनीतिक दल की हैसियत से आप कहीं भी जा सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन जो बयान आ रहे हैं वो बयान से लोग बहुत परेशान हैं। और उन्होंने बयान की एक लंबी फेरिस्त भी आपको दी। मेरा बयान तो कुछ नहीं बताया अभी, पूछ लीजिए हमारा कौन सा बयान है। अयोध्या वाला बयान की चर्चा। अरे इन्होंने तो बाबरी मस्जिद के बारे में क्या क्या नहीं बोला है। और एक और बात बताऊं, बड़ी मजेदार बात क्या है, बाकी तो सिर्फ बोल रहे हैं, ये तो साक्षात स्वरूप हैं। ये मोहतरमे मजलिस हैं, मुहाफिजे इत्तिहादुल मुसलमीन हैं, जिनकी पार्टी का नाम ही है मुसलमानों की एकता के लिए समर्पित। तो बाकियों के लिए तो मुसलमान साया है, साये की तरह पीछे चलते रहो, इनके लिए तो रूह है, अंदर तक पैबस्त है। इल्जाम आप पर ही है। नहीं, तारीफ कर रहे हैं हमारी है। तारीफ कर रहे हैं। इल्जाम नहीं है, देखिए उर्दू आप नहीं समझ रहे हैं, ये हमारी तारीफ कर रहे हैं, हम शुक्रगुजार हैं उनके, और तारीफ करते रहिए सुधांशु जी, हमको इसमें कोई तराज नहीं है। वैसे साहब एक चीज ये नहीं समझ में आती है, सुधांशु जी हैं लगातार और बीजेपी आपको टारगेट करती है, कांग्रेस पार्टी और अखिलेश यादव कहते हैं कि साहब आप बीजेपी के बी टीम हैं, आप उनकी मदद कर रहे हैं। एक मतलब हर व्यक्ति आरोप आप पर ही लगा रहा है। अब ऐसा है ना कि अब इन तमाम को मर्द हम ही नजर आते हैं और दूसरे कमजोर नजर आते हैं। तो दूसरी बात यह है कि सुधांशु जी ये बात नहीं बता रहे हैं, बल्कि देश ये जानना चाह रहा है कि टेनी को हटाएंगे नहीं हटाएंगे। क्योंकि आप देखिए कि एसआईटी की रिपोर्ट में आ गया कि प्रीमेडिटेटेड कॉन्स्पिरेसी के तहत एक यूनियन मिनिस्टर जिसके पास इंटरनल अफेयर्स का मिनिस्ट्री है, उनके बेटे ने मंत्री जी की गाड़ी से 4 किसानों को रौंद दिया। तो इसके बावजूद भी बीजेपी नहीं हटाएगी क्या उनको? देखिए अंग्रेजी की कहावत है कि सीजर्स वाइफ शुड बी अबव सस्पिशन। अब हमारे मौजूदा सीजर तो नरेंद्र मोदी हैं, उनकी कैबिनेट का एक मंत्री है, उन्हीं के एसआईटी की रिपोर्ट आती है। तो प्रोबिटी का तकाजा ये है, इंसाफ का तकाजा ये है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो 4 किसान जो मर चुके हैं, उनके अफराद खानदान जो हमको और इस सरकार को देख रहे हैं, वो क्या महसूस करते होंगे कि हमारे मरने वालों को, जिसको मिनिस्टर के बेटे की गाड़ी से मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया, उनको इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा? जिसमें आप बताइए, एक तो हमारी सरहद पर हिफाजत कर रहा है, उसके बाप को मार दिया गया। तो इलेक्शन छोड़ दीजिए, इंसाफ का तकाजा यह है कि नरेंद्र मोदी को अपनी कैबिनेट से उस मंत्री को हटाना चाहिए। ठीक है, तो अंशु जी, कई लोग और समूचा विपक्ष इस बात को कह रहा है कि अगर एसआईटी की जो फाइंडिंग्स आई है, सरकार ने एसआईटी बनाई थी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, अगर फाइंडिंग्स है तो क्या कुछ समय के लिए या जब तक डिसीजन नहीं आता है तो क्या इस्तीफा हो नहीं सकता, या उत्तर प्रदेश में चुनाव है, एक प्रेशर है, इसलिए आप कदम नहीं बढ़ा रहे? देखिए, विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, तो मुझे लगता है कि इसके साथ विपक्ष को अपने उस आरोप के लिए माफी मांग लेनी चाहिए कि यदि वो सत्ता में हैं तो पुलिस उनके अगेंस्ट में काम नहीं करेगी। अब ये एक्सेप्ट हो गया ना कि एसआईटी की रिपोर्ट उनके बेटे के एडवर्स है। ये इस बात का प्रमाण है कि सरकार पूरी निष्पक्षता के साथ और पुलिस पूरी निष्पक्षता के साथ काम कर रही है। हां, बेटे पे आरोप है, पिता पर तो आरोप नहीं है। अब यदि इसके आधार पर हो तो मैं सिर्फ 3 उदाहरण देना चाहता हूं। पिछली सरकार में आपको याद होगा, शाहजहांपुर में राम मूर्ति वर्मा
पत्रकार जलकर मर गए थे और डाइंग डिक्लेरेशन में आजम खां का नाम लिख के गए थे, एफआईआर तक नहीं दर्ज हुई। और यहां तो 120 का मुकदमा है, यानी यह बात तय होगी जांच में कि षड्यंत्र था या नहीं। वहां तो मुलायम सिंह ने एलानिया कहा कि मैंने 16 हिंदू मरवा दिए थे। अभी तो इकबालिया बयान है ना, मैं कह रहा हूं मरवा दिए थे। क्यों नहीं कहा कि निकाल बाहर करो पार्टी से? 5000 सिखों की हत्या के बाद बतौर प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने क्या कहा? बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। ये तो सीधे एक्सेप्टेंस हो गया ना कि हाँ 5000 मरे तो ठीक था। क्यों नहीं कहा निकाल बाहर करो? आज मैं कहता हूं उनकी पार्टी के जो लोग हैं अपने अपने उस जमाने के नेताओं की भर्त्सना कर दें और उसके बाद सवाल करें। पहले जो किया है उसकी तरफ देखें, फिर जो कहा है उसकी तरफ बात करें। ठीक है। तो ये बात साफ हो गई कि उन्होंने गलती की तो आप भी गलती करेंगे, उन्होंने गलती की तो बीजेपी गलती करेगी। दूसरी बात यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट सो मोटो इसको नहीं लेता तो ये सच्चाई सामने नहीं आती। तीसरी बात यह है कि मुलायम सिंह यादव का आपने जिक्र किया, यही मुलायम सिंह यादव ने 2019 के पार्लियामेंट के चुनाव से पहले पार्लियामेंट में खड़े होकर नरेंद्र मोदी को कहा कि तुम दोबारा जीत जाओ, मेरा आशीर्वाद साथ है। नरेंद्र मोदी खड़े होकर सर झुकाकर नमस्ते किए उनको। अभी भी पकड़ लीजिए ना, कौन रोक रहा है आपको? है आप तो सत्ता में, कौन रोक रहा है? कि समाज नहीं, आजम खां को तो भैंस और बकरी चोरी के इल्जाम में डाल दिया, पकड़ लीजिए उनको भी। मतलब अरे कौन रोक रहा है? आपका इल्जाम है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी देखिए एक साथ है। देखिए आप सिखों की मिसाल दी, यकीनन दिल्ली के इन सड़कों पर सिखों का जेनोसाइड हुआ, इन सड़कों को सिखों के खून से लाल किया गया, इंसाफ बिल्कुल नहीं हुआ। आपकी सरकार है, आपने क्या किया 6.5 साल में बता दीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आएंगे सर, अभी आएंगे, अभी आएंगे, गेस्ट के पास भी आएंगे। एक मिनट आऊंगा, गेस्ट के पास भी आऊंगा। वंशी देखिए, आरोप बहुत है, बड़ी लंबी फेरिस्त हो जाएगी क्योंकि आप दोनों ही नहीं, जरा सिखों वाले का जवाब दे दूं? बिल्कुल दे दीजिए, क्योंकि जैसे डिमांड भी देखिए, सिखों के खिलाफ जो भी मामले लंबित थे, क्योंकि उनके जमाने में कोई चार्जशीट ही नहीं दर्ज होती थी, हमने सारी की सारी एसआईटी गठित करके वह चार्जशीट किया। दूसरा, आपको पता है 314 सिख थे जिनका कि भारत आने पर प्रतिबंध लगा हुआ था। हमारी सरकार ने आने के बाद 2 रह गए। यानी जो वास्तविकता में कोई देश विरोधी काम कर रहा है उसको रोकिए, बाकी को आप क्यों रोक रहे हैं? तीसरा, एक छोटी सी बात कह दूं, बाकी तो फेरिस्त बहुत लंबी है। लंगर को जीएसटी से मुक्त किया है और स्वर्ण मंदिर को फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेने पर रोक थी एफसीआरए के तहत, वो हमने हटाई है। इसलिए हमने क्या किया है क्या नहीं किया है वो पूरे देश को बहुत अच्छी ठीक है सुधांशु जी, क्योंकि एक मिनट आप सिखों से मोहब्बत करते हैं ना, वो 4 किसान जो मारे गए कौन थे? अच्छा एक मिनट सर आप देखिए, आप इतने आप तो उठ गए एकदम। और बात अरे बैठिए सर। देखिए, वो जो किसान मारे गए सिख थे, क्या मुख्यमंत्री जाकर मिले उन मरने वालों से? किसान जो मारे गए थे सिख थे ना, लखीमपुर में, आप बुला लेते उनको अपने घर पर, या नहीं जाते तो कम से कम हमारे दोस्त सुधांशु जी को बोलते कि भाई तुम जाकर मिल लो, कम से कम उनका हाथ पकड़ो, आंसू पोंछ दो, वो भी नहीं करने देते। देखिए, दोनों बातों में जवाब दूं। वहां पर 4 लोग नहीं 8 लोग मारे गए। 4 लोग कुचल कर मारे गए और 4 लोग घेर कर लाठी डंडों से पीट कर मारे गए। जो कुचल के मारे गए उसमें षड्यंत्र का मुकदमा है, यह साजिश थी, यह साबित करना पड़ेगा। पर जो घेर कर मार दिए गए वो तो सरासर हत्या है, उस पर कोई सवाल नहीं। और सिखों के लिए बड़ा हमदर्दी है। अरे ये तो उस पार्टी के हैं जिन्होंने कहा था हमने 800 साल इस मुल्क पे हुकूमत की। गुरु तेग बहादुर सिंह का सर कलम करने वाले, गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को चुनवाने वाले, बंदा वीर बहादुर के शरीर के टुकड़े करने वाले, वो कहते हैं वो हमारी हुकूमत थी। और आज ये देखिए, सत्ता की बलिहारी देखिए, कुर्सी की लाचारी देखिए कि कह रहे हैं सिखों के हमदर्द बन रहे हैं। भाई एक मिनट, नहीं, मेरा ताल्लुक उन लोगों से है, एक मुसलमान ने गुरु के 2 बेटों को बचाया था, मेरा ताल्लुक उस मुसलमान से, इन बादशाहों से नहीं है सर। तो आप ये कहते हैं कि आपके ही पार्टी के नेता और आपके भाई जिन्होंने कहा था मैंने 800 साल इस देश पे हुकूमत की, आप उस बयान को गलत कहते हैं या उसके लिए क्या कार्रवाई की थी? नहीं, देखिए, मुगलों की हुकूमत थी, आप इनकार करेंगे क्या? नाम बदल दीजिए रोड का, आपको कोई एतराज नहीं। कहते दिल की आरजू लबों पे आ ही गई, मुगलों की हुकूमत इनकी थी, मान लिया इन्होंने। नहीं, मेरी नहीं थी सर, मेरा ताल्लुक मुगलों से है ही नहीं। आपको मालूम होगा, हम कहा ताल्लुक नहीं। वैसे एक मजेदार बात बताऊं, थोड़ा सा टॉपिक इधर जाते हुए, आपको हिंदुस्तान में
यानी दिल्ली में, लखनऊ में, भोपाल में, हैदराबाद में जितने सैयद और कुरैशी मिल जाएंगे, यानी जो सीधे कहते हैं मोहम्मद साहब की डिसेंडी से हैं, उतने तो आपको मक्का और करबला नहीं मिलेंगे। ये गजब आपको यहां पर भारत में दिखाई पड़ेगा। हाँ। अपने को जोड़ने का एक ऐसा प्रयास कि बाहर से अपने को जोड़ने का जो एक प्रयास है, वैसे वो आजकल बहुत ज्यादा जमाने में चलने वाला नहीं है। ये जो कोरोना के चक्कर में जो आप जीनोम सीक्वेंसिंग पढ़ते हैं ना, ओमिक्रॉन आ रहा था, क्या होता है, एक जीनोम का पैटर्न, तो उसका पूरा जेनेटिक पैटर्न आ जाता है। कुछ दिनों में जेनेटिक पैटर्न सब समझ में आ जाएगा, सब हिंदुस्तान के कोनों बाहर का नहीं। सुधांशु जी, लेकिन जब बात आपने कही कि उत्तर प्रदेश में एक मिनट सर, खर्जा बाकी नहीं रखना चाहिए। अच्छा, पूरा कर लीजिए, पूरा कर लीजिए। ये सैयद शाहनवाज हुसैन मेरी पार्टी के हैं। हाँ, आप ही। नहीं, मैं तो कह रहा हूं। नहीं, सैयद शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, सर इनसे पूछ लीजिए जरा। नहीं, मैं तो आपसे कह रहा हूं, जितने सैयद कुरैशी सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। मगर ये बात हम इनकार थोड़ी कर रहे हैं, हमारी पार्टी में, आपकी पार्टी में, मगर सब डिसेंडेंसी बाहर से है। कम से कम वो दिल से तो भारत के साथ है। हाँ। दिल से तो मुगलों के साथ नहीं है। ठीक है सुधांशु जी, बात इसलिए उत्पन्न होती है, आप विकास की बात कहते हैं, लेकिन आप जो बयान बीजेपी की तरफ से भी आते हैं, वो कहते हैं साहब मथुरा की बात करिए, कहते हैं साहब काशी की बात करिए, मंदिर की बात करिए, वो कहते हैं कि साहब आप विशेष वर्ग आ जाएगा सड़कों पर। तो जब विकास की बात है, मंदिर भावना आस्था का केंद्र है, आप जीर्णोद्धार कर रहे हैं, अच्छी बात है, हर व्यक्ति का उसमें समर्थन है, जितने लोग यहां पर होंगे कोई मना नहीं करेगा। लेकिन जब बात विकास से अलग हटकर सीधे सिर्फ मंदिर पर चुनाव आ जाता है, ऐसा क्यों? अच्छा, बताता हूं। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अभी जब काशी के कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ तो उन्होंने कहा सिर्फ काशी विश्वनाथ का या कॉरिडोर ही नहीं बन रहा है, लाखों लोगों के लिए घर भी बने, करोड़ों लोगों को किसान सम्मान निधि भी दी गई है, पूरे देश में 80 करोड़ लोगों को 2 साल तक मुफ्त अनाज भी दिया गया है। और इतना ही नहीं, शौचालय बनवाने से लेके स्टार्टअप में सबको सहयोग देने से लेके आयुष्मान भारत तक सब कुछ हुआ है। मगर काशी क्यों जरूरी है, मैं ये बताना चाहता हूं। जिस क्षण आप काशी विश्वनाथ के आगे श्रद्धा से अपना सर झुकाते हैं, तो आपके श्रद्धा के केंद्र उत्तर में अमरनाथ से लेके दक्षिण में रामेश्वरम तक, और पूर्व में सोमनाथ से, पश्चिम में सोमनाथ से लेके पूर्व में मल्लिकार्जुन तक ही नहीं जुड़ते, पशुपतिनाथ तक जुड़ते हैं और पाकिस्तान के कटास राज तक जुड़ते हैं। राजनीतिक दृष्टि से वो हिस्सा कहीं भी हो। और इतना ही नहीं, यूरोप की सन लेबोरेटरी, जहां आज तक का सबसे बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरी 21वीं सदी की अभी तक हुई है, जहां गॉड पार्टिकल निकाला गया, उसकी लॉबी में जाइए तो तांडव करते हुए शिव की नटराज की मूर्ति है। क्योंकि वर्ल्ड के सबसे बड़े कॉस्मोलॉजिस्ट कार्ल सेगन ने कहा कि अब जो साइंस ने खोजा है, परपीचुअल क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स इज लाइक ए कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा इंस्पायर्ड बाय द हिंदू थॉट। तो साहब वहां तक जाके जुड़ता है। तो भारत की अखंड राजनीतिक चेतना से लेके ज्ञान और विज्ञान तक यह समझने की आवश्यकता है। इसलिए काशी की भी आवश्यकता है, क्योंकि हमें सिर्फ एक समृद्ध देश नहीं बनना है, हमें वो देश बनना है जो दुनिया का नेतृत्व कर सके, मूल्यों के द्वारा भी और ज्ञान और विज्ञान के द्वारा। ठीक है, वैसे एक आरोप ये भी है कि ट्रिपल तलाक हो, CA/NRC हो, अयोध्या हो, जितने भी मुद्दे रहते हैं, आप हमेशा सरकार के खिलाफ ही रहते हैं। कोई ऐसी चीज जिससे सहमति हो आपकी? नहीं, कि जरूरी है क्या? बादशाहत है, मोदी बादशाह सलामत तो नहीं है ना, कि अगर मैं उनसे वफा नहीं करूंगा तो मुझे दीवार में चुनवा दिया जाएगा। जमहूरियत है, भारत में आज हैं कल नहीं रहेंगे, हम भी नहीं रहेंगे, ये भी नहीं रहेंगे। ये वफा की बात आप क्यों कर रहे हैं? वफा की बात अपनी बीवी से करिए, अपनी महबूबा से करिए, वजीर आजम से क्यों मैं वफा करेंगे? लोग कहते हैं कि साहब वफा करिए। देखिए सुनिए, हर चीज पर आप अलग रहते हैं। हाँ, बिल्कुल अलग है। हर चीज पर आप काउंटर करते हैं। हाँ, बिल्कुल। कोई तो ऐसी चीज होगी जिसको आप छोड़ दिए, कहीं नहीं साहब सरकार ने अच्छा काम कर दिया। आप लोग कर रहे हैं ना, मीडिया के लोग नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम क्या करेंगे? काशी मथुरा की बात नहीं, मैंने तुरंत बोल दिया कि आप विकास की बात कर रहे हैं, काशी की बात कर रहे हैं। देखिए, मुल्क से वफादारी करना है, प्राइम मिनिस्टर से अगर गलत करेंगे तो उनके खिलाफ बोलना है। मगर मौजूदा माहौल ऐसा बना दिया गया है कि वजीर आजम से वफादारी मुल्क से वफादारी के बराबर हो गया। अब किसानों के खिलाफ 1 साल एहतजाज करा, क्या क्या नहीं कहा गया बीजेपी से कि ये किसान ISI के एजेंट हैं, ये वहां से पैसा ला रहे हैं, एंटी नेशनल है, आपको वापस जाना पड़ा। तो ये हुकूमत जमहूरियत को जिंदा अगर रखना है ना सर, तो आपको डिसेंट जरूरी है, और डिसेंट का तकाजा कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट है। आप उसको कैसे जोड़ देंगे? CAA का कानून गलत है, मैं कह रहा हूं आज भी।
इक्वालिटी के फंडामेंटल राइट के खिलाफ है। ट्रिपल तलाक का कानून आपने कानून बना दिया, कौन सा इंसाफ मिला मुस्लिम महिलाओं को बता दीजिए। डिजर्शन बढ़ रहा है, हमने उस वक्त भी कहा। तो जरूरी नहीं है कि हर चीज पर, हाँ सुधांशु जी उस बीजेपी के पार्टी के हैं, उनको जाहिर है उनको एक लाइन क्रॉस नहीं कर सकते, वो बीजेपी में वो कर सकते हैं, हम क्यों करें। वैसे आपने जो बात कही मुझे एक और चीज अच्छी याद आई। इनकी पार्टी का नाम है मजलिसे इत्तेहाद। इत्तेहाद कहते हैं यूनिटी को उर्दू में। इनका नाम हो जाना चाहिए मजलिसे इख्तलाफुल मुस्लिमीन। इख्तलाफ कहते हैं विरोध को, जो हर मुद्दे के ऊपर दुम दुम धड़म धड़ैया रहे, सबसे बड़े लड़ैया रहे। ठीक है, देखिए फिर से हमारी तारीफ की है, अब आप फिर लोग से हमारी तारीफ आप की लोगों है। की नहीं, पुरानी मैं- दोस्ती है। नहीं, हाँ दोस्ती जरूर है। इसको भी जनता को बताइए, ना, जनता ना। में इंप्रेशन जाता है कि आप लोगों की दोस्ती नहीं है। अरे है भाई, हम इनकी बड़ी इज्जत करते हैं, बल्कि हम ये मानते हैं कि बीजेपी में अगर कोई पढ़ा लिखा समझदार आदमी तो यही है, बाकी के नहीं है कोई भी। कॉम्प्लीमेंट आप ही के लिए है सुधांशु जी, कॉम्प्लीमेंट आपको ही मिला है और देखिए किसी को नहीं देते। और अगर इनको मंत्री बना दिया जाए तो बेहतर काम करेंगे। एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनना चाहिए उनको। अब ये तो कॉम्प्लीमेंट आपके लिए है। नहीं मैंने प्राइम मिनिस्टर से देखिए वफा हो ना हो, लेकिन आपसे वफा है। ये देखिए एक चीज इन्होंने कही। देखिए मैं एक बात कहता हूं, वैचारिक दृष्टि से हम इनके घनघोर विरोधी हैं। हाँ ये बात मैं भी मानता हूं कि ये बहुत पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं, मैं मानता हूं, मगर वैचारिक दृष्टि से क्या है जानते, क्या काम कर रहे हैं? ठीक 100 साल पहले 1920 में याद कीजिए जिन्ना ने क्या कहा था, क्यों गांधी नेहरू तिलक गोखले के पीछे खड़े रहोगे, अब अपनी पार्टी बनाओ। आज 20 साल बाद ये वही कह रहे हैं, क्यों मुलायम सिंह मायावती राहुल गांधी इनके पीछे खड़े रहोगे, अब अपनी पार्टी बनाओ। तो वैचारिक दृष्टि से ये देश के लिए बहुत खतरनाक काम कर रहे हैं, इसलिए हम इनके घनघोर विरोधी हैं। भले ही ये पढ़े लिखे विद्वान क्यों ना हो, होने को तो बहुत बड़े बड़े विद्वान होते थे और देश के लिए बहुत खतरनाक काम भी कर देते थे। तो इस दृष्टि से वैचारिक दृष्टि से बहुत खतरनाक काम कर रहे हैं। जवाब दें आप? नहीं आप चाहें, देखिए सुनिए, अब पहले तो उन्होंने कह दिया कि एक मुसलमान पढ़ा लिखा है, बड़ी शुक्रिया सर आपका, आपने मान लिया। दूसरी बात यह है कि अगर आप टेनी को इसलिए नहीं हटा रहे क्योंकि वो ब्राह्मण समाज का है, आप योगी को इसीलिए बर्दाश्त करें क्योंकि ठाकुर है, आप मंत्री बनाते बाघेल को, आप मंत्री बनाते अनुप्रिया को क्योंकि कुर्मी है, ये सब आप करेंगे तो आप अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ? यानी हर कास्ट को आपने मंत्रिमंडल में नरेंद्र मोदी ने ले लिया। और फिर मैं ये कह रहा हूं कि भाई पॉलिटिकल एम्पावरमेंट जब मुसलमानों का होगा तो भारत की जमहूरियत और मजबूत होगी, क्योंकि पार्लियामेंट में अगर आप 542 एमपीज देखेंगे तो उसमें मुसलमान जो है 6% भी नहीं है, आपके पास एक भी एमपी नहीं है। हमारी जमहूरियत पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की थी, और अफसोस की बात है कि आजादी का अमृत हम मना रहे हैं, और जो शख्स 4 मर्तबा का एमपी है, 2 मर्तबा का रुकन असेंबली रहा है, जिसने भारत के संविधान पर अल्लाह के नाम पर ओत लिया, मुझे देखकर इनको जिन्ना याद आता है। अब यह बताता है कि भारत के जो सबसे बड़ी माइनॉरिटी है उसके ताल्लुक से सुधांशु जी और उनकी पार्टी क्या सोचती है कि आपको मुसलमान जब एम्पावरमेंट की बात करेगा, इक्वालिटी की बात करेगा, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस की बात करेगा, जिना नजर आएगा आपको। हमने जिना को ठुकरा दिया, हमको जिना से कोई मतलब था ही नहीं। हमने तो मौलाना अबुल कलाम आजाद की वो तकरीर को सुना जो दिल्ली की जामा मस्जिद सीढ़ियों पर कहा था कि तुम हिजरत के मुकद्दस नाम पर फरार की जिंदगी मत गुजारो। हमने भारत के संविधान को माना और मानते रहेंगे, मगर ये क्या बात है कि हमको देखकर, अरे भाई आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हर समाज की कर रहे हैं। यादव अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स करते हैं, बहन मायावती उनके साथ जाटव हैं। भाई मुसलमान का कौन सा एम्पावरमेंट हो रहा है? हम आपको बता दें, सोशियो इकोनॉमिक हेल्थ इंडिकेटर्स पूरी लिस्ट बता दें आपको, कौन किसका जिम्मेदार है। 6.5 साल से आप सत्ता में है, यूपी में 19% मुसलमान का पॉपुलेशन, 28% जेल में अंडर ट्रायल है मेरी वजह से, 2% ग्रेजुएट नहीं होते मेरी वजह से, ड्रॉप आउट रेट हाईएस्ट मुसलमानों का मेरी वजह से। यही चीजों के लिए हम लड़ रहे हैं। इससे भारत मजबूत होगा, इससे जो फिसिपियस टेंडेंसीज हैं, जो लोग एक्सट्रीम किस्म के, उनका कमजोर हो जाएंगे वो लोग। इसको समझने की जरूरत है। मगर अफसोस है कि मुझे देखकर जीना आता है एम्पावरमेंट पे। ठीक, एक मिनट आऊंगा। वैसे ही मैं आपकी सारी बात से सहमत हूं, लेकिन लोग इसको सुनने के बाद ये भी पूछते हैं कि अतीक अहमद को एम्पावरमेंट दे के आप क्या करें? टेनी तो मिनिस्टर है ना, उसके घर को लगाइए बुलडोजर, बाबा को बोलिए उसके बेटे का घर तोड़ा दो, तोड़ाएंगे बाबा
उसके घर का। सुधांशु जी, आप ही को जवाब देना इसको। देखिए, घर तोड़वाया जाता है इलीगल प्रॉपर्टी पे जनाब, और अगर उसको किसी ने किसी प्रकार का उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाए ना दे। मगर इन्होंने एक बड़ी मजेदार बात कही, माइनॉरिटी मुसलमानों का इंपावरमेंट। मैं ये बात पहले ही बोल चुका हूं, फिर आपसे कहता हूं, जब ये देश आजाद, ये बताइए इस समय इस देश की सबसे छोटी माइनॉरिटी कौन है? पारसी, 0.1%, 0.01% सबसे पढ़ी लिखी कम्युनिटी है। सबसे प्रॉस्परस कम्युनिटी कौन है? जैन, 1% की माइनॉरिटी है। सबसे इंटरप्रेन्योर कम्युनिटी कौन है? सिख, 1.8% की माइनॉरिटी है। और भैया माइनॉरिटी में जो घनघोर मेजॉरिटी है उसी को समस्या है। और जब देश आजाद हुआ, कोई पारसी रियासत थी? कोई जैन रियासत थी? कोई क्रिश्चियन रियासत थी? एक दो महाराजा पटियाला वगैरह छोड़ दे, सिख रियासतें भी नहीं थी। और वो तो आज इतना आगे हैं, इंपावरमेंट है उनका। और जिनकी लाइन लगा के थी कि पटौदी के नवाब, लखनऊ के नवाब, भोपाल के नवाब, हैदराबाद के निजाम, जूनागढ़ के नवाब, वो आज कहते हैं कि साहब हम मजलूम हो गए, हम पीछे रह गए। और एक फैक्ट और बता दूं, 2% ग्रेजुएट, और वो कहा, मैं 1931 सेंसस बोल रहा हूं क्योंकि वो जात के आधार पर हुई थी। उस समय देश की साक्षरता दर थी 8%, यूपी की साक्षरता दर थी 7%, हिंदू समाज में सबसे पढ़ी लिखी जाति थी ब्राह्मण, जिसकी साक्षरता दर थी 15%, क्षत्रियों की थी 13%, और सैयद मुसलमानों की 24%। राष्ट्रीय दर से 3 गुना ज्यादा। आज अपने मुंह से बोल रहे हैं 2% रह गए। क्यों? एक जमाने में जो कभी हुक्मरान वक्त थे, जो फतवाए आलमगीर थे, जो बादशाह जिंदा पीर थे, वो सब के सब कहते हैं कि अब हम मजलूम हो गए। आप खुद सोचिए कि आप इस मुकाम तक क्यों पहुंचे हैं। अगर आपने, ये जानते क्यों पहुंचे हैं? किसी को किसी की मोहब्बत ने मारा, किसी को किसी की अदावत ने मारा, और शराफत अली को सेकुलर सियासत ने मारा। नहीं, मैं तो सेकुलर नहीं हूं। नहीं, वो तो मना करते हैं, वो तो इस शब्द से मना करते हैं। नहीं, सुनिए, सुधांशु जी ये रिपीट करते थे हमेशा। राज्यसभा में तकरीर दिए थे। देखिए, ये बादशाह जो थे, नवाब थे, ये सब चले गए, पाकिस्तान चले गए, जो पढ़े लिखे लोग थे। भाई, इस भारत के संविधान के तहत आप मुसलमानों से इंसाफ नहीं करेंगे? आपके पास से एक मुसलमान एमपी नहीं जीत पाता है। गुजरात में बरसों से आपकी हुकूमत रही है, एक एमपी नहीं जीता पाते। इन डिस्क्रिमिनेशन को बीजेपी ने और नरेंद्र मोदी की सरकार ने मुसलमानों के खिलाफ एम्बेडेड कर दिया और मुसलमानों के खिलाफ इस देश में नफरत पैदा कर दी। ये कारनामा 6.5 साल का नरेंद्र मोदी का रहा सवाल तालीम का। हम पुकार रहे हैं पार्लियामेंट में कि माइनॉरिटीज को, मुसलमानों को नहीं। आप डिमांड ड्रिवन स्कॉलरशिप दो, आप नहीं देना चाहते। क्यों नहीं देना चाहते? पूछ लीजिए मुख्तार अब्बास नकवी से। 50,000 मदरसों के टीचर्स हैं, 4 साल से तनख्वाह नहीं मिलती। हम उठाते हैं उसको तो मुख्तार साहब कहते हैं देखा जाएगा। ये इन चीजों पर आपको गौर करना पड़ेगा। मगर मुसलमान को देखते ही जिना क्यों आता आपको? आपको मुसलमान को देखकर अबुल कलाम आजाद क्यों नहीं आता? अशफाकुल्लाह खान याद क्यों नहीं आता आपको? अच्छी पिक्चर्स हैं सुधांशु जी, देखिए जो अच्छा आप, और ये बात समझनी होगी। देखिए, ये जो नाम बता रहे हैं, नहीं, वो नाम नहीं याद आते हैं। और दूसरा अच्छा, अडवाणी साहब ने शेयर, नहीं, जो सम्मान अडवाणी साहब ने क्या लिखा था जीवन के बारे में? इतनी जो माहौल बनाया गया, ऐसा इनका आरोप है। इन्होंने कहा कि स्थान देने की बात, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, आज 16 दिसंबर है, 1971 की वॉर की गोल्डन जुबली है, जीत की। उस जीत में 3 लोगों की सबसे बड़ी भूमिका थी। जिसने पैराट्रूपर्स को ढाका में लीड किया वो कौन थे? जनरल जे जैकब। देखिए, मैं जरा सज्जाद का भी नाम ले लीजिए, जिसने सीक्रेट्स लेकर आया था, वो मुसलमान था। हाँ, वो सज्जाद मुसलमान सीक्रेट्स लाकर दिया था। आ रहा हूं बिल्कुल। आइए। तो क्या था? वैसे तो फौजियों का मजहब नहीं बताना चाहिए, पर वो थे यहूदी। चीफ ऑफ द ईस्टर्न कमांड जिन्होंने की सरेंडर करवाया, जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, वो थे सिख। और भारत का उस समय आर्मी चीफ कौन था? जनरल सैम मानेकशॉ, पारसी। इसमें से किसी ने नहीं कहा था कि मुझे स्थान दो। अपनी काबिलियत पे आके उन ऊंचाइयों पे जाके बैठे थे। और दूसरी, मैं ये बात बताना चाहता हूं, जो अभी आपने दूसरा सवाल क्या किया था? भाई, एक माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि आप कई साहब नफरत का माहौल बन रहा है। चल रहा है। यूपी में एक से एक काबिल मुस्लिम थे। देशभक्ति की मिसाल जो हम लोगों ने बचपन से सुनी, अशफाकुल्लाह खां, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, वीर अब्दुल हमीद, और इतना ही नहीं, एक से एक काबिल लोग। आप याद करिए, बचपन के जमाने के आपने जो शायरों के नाम सुने होंगे, तो कौन सुने होंगे? मजरूर सुल्तानपुरी कि मैंने डेप्सांग पे बैठा और मैं आपको आज इस प्रोग्राम में कह रहा हूं कि खुदा ना खास्ता चीन सियाचन को कट कर देगा भारत के लिए। यह खतरा आज हमारे लिए। मगर नरेंद्र मोदी की जबान पे चीन आता ही नहीं है, जिक्र ही नहीं होता चीन का। चलिए, क्लोजिंग कमेंट सुधांशु जी। चीन पर एक आरोप लगाया और कई आरोप लगे चीन पर। देखिए, सिर्फ एक लाइन कहता हूं, यह कहना कि सियाचिन कट कर देगा,
देखिए मैं तो लखनऊ का रहने वाला हूं। हम लोग क्या एक कहावत थी, अमा मियाँ वो दिन लद गए जब उस्ताद लल्लू का फाकते उड़ाया करते थे, तो वो जमाना गया। चलिए। दूसरी एक इन्होंने ये कहा था कि सीए में बाकियों क्यों नहीं देते। सिर्फ एक लाइन बोलना चाहता हूं, थोड़ा सा आपका अरे, extra please, चला जाएगा। ऐसा था कि हम लोगों के यहाँ, आपको याद हो 1954 की एक बड़ी फेमस फिल्म थी जागृति, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, ठीक। उसी की नकल पे 1955 में पाकिस्तान में फिल्म बनी थी बेदारी, उसमें ठीक यही गाना था, जाके यूट्यूब पे चेक कर लीजिएगा, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। और उसकी आखिरी लाइन जानते क्या थी? बरसों के बाद फिर उड़े परचम हिलाल के। तो मैं तो ईमानदारी से कहता हूं, जो कहते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के मुसलमानों को भी सीए में शामिल करना चाहिए, तो एक बार कह दें कि दामने रहमत की सरजमी और परचम हिलाल के झंडे तले मुसलमान महफूज नहीं है, मोदी के हिंदुस्तान में महफूज है, तो हम एक बार स्वीकार करने को तैयार। ठीक है। नहीं, एक बात सुनिए, हम लोग जब अफगानिस्तान काबुल से हमारे लोगों को निकाल कर लाए, भारत के हथियार छोड़कर आए, वहां पर हमने 15,000 के करीब अफगानियों को तालीम दिलाई। कहां गए हमारा एसेट? वो चीन के ऊपर बोला नहीं चाह रही है। क्यों नहीं बोलना चाह रहे? मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि खुदा ना खास्ता सियाचिन हमारे हाथ से निकल जाएगा। नरेंद्र मोदी को बोलना चाहिए चीन के बारे में, नहीं बोल रहे। ठीक है, एक और सेशन रखेंगे सुधांशु जी, चीन पर चर्चा होगी, जिसपे आप दोनों आए मंच पर और अपने अपने विचार आपने साझा किए। बहुत शुक्रिया ओवैसी साहब आपका और सुधांशु जी आपका। बहुत शुक्रिया रजत आपका। सुधांशु जी बहुत शुक्रिया, ओवैसी साहब बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है कि